दोस्तों नमस्कार, सक्सेस प्लस में आप सभी का स्वागत है। मैं आपका साथी और गाइड MS चौहान। दोस्तों आज हम प्रिंसिपल एंड वाइस प्रिंसिपल के एग्ज़ाम में एजुकेशन एंड एकेडमिक के जो क्वेश्चंस आते हैं उनमें 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज देखने वाले हैं। आप सभी को पता होगा कि इससे पहले भी पार्ट 1 में इसी प्रकार के 40 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम डिस्कशन कर चुके हैं। आज उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अगले 40 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट 2 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को। सबसे पहला प्रश्न है, टू डेवलप फैक्चुअल नॉलेज ऑफ अ सब्जेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स इज सुटेबल। तो यहाँ पर फैक्चुअल मेथड की बात की गई है, यानी जो फैक्चुअल नॉलेज है, फैक्चुअल नॉलेज का मतलब होता है तथ्यात्मक ज्ञान। तथ्यात्मक ज्ञान, तो यहाँ पर तथ्यात्मक ज्ञान का जो संबंध है वो किससे होगा? द डेमोन्स्ट्रेशन मेथड? नहीं, द लेक्चर मेथड। जी हाँ, इसका जो आंसर होगा वह लेक्चर मेथड होगा, क्योंकि लेक्चर मेथड के माध्यम से, लेक्चर मेथड इज द सुटेबल मेथड टू डेवलप फैक्चुअल नॉलेज ऑफ अ सब्जेक्ट। क्लियर है? तो हमारा जो जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? लेक्चर मेथड, यानी बी इज द राइट आंसर। द सोर्स मेथड ये भी नहीं होगा, द ह्यूरिस्टिक मेथड ये भी नहीं होगा। क्लियर है? तो बी इज द राइट आंसर। चलिए नंबर 2, गुड टीचिंग इज बेस्ट रिफ्लेक्टेड बाय। ठीक है, गुड टीचिंग की बात हो रही है। ऑप्शन है आपके, अटेंडेंस ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ डिस्टिंक्शंस, मीनिंगफुल क्वेश्चन आस्क्ड बाय स्टूडेंट, पिन ड्रॉप साइलेंस इन द क्लास। देखो भाई, अटेंडेंस ऑफ स्टूडेंट ये कहीं से शो नहीं करता है ना गुड टीचिंग स्किल्स को या बेस्ट रिफ्लेक्ट को। नंबर्स ऑफ डिस्टिंक्शंस ये भी नहीं करता। मीनिंगफुल क्वेश्चंस आस्क्ड बाय द स्टूडेंट, जी हाँ, यह बिल्कुल सबसे सटीक आंसर है इसका। और पिन ड्रॉप साइलेंस इन द क्लास, देखो भाई, पिन ड्रॉप साइलेंस ये सब पहले के एजुकेशन सिस्टम में चला करता था, है ना, जहाँ पर टीचर जो है वह बेसिकली कह सकते हैं कि टीचर सेंटर्ड एजुकेशन सिस्टम में, जहाँ पर केंद्र में बालक ना होकर के, पहले के एजुकेशन सिस्टम में क्या था, केंद्र में बालक ना होकर के कौन होते थे? शिक्षक होते थे, यानी शिक्षक अपने हिसाब से सारी चीज़ों को करते थे। लेकिन आज की आधुनिक शिक्षा व्यवस्था में केंद्र में कौन है? केंद्र में बालक है। क्लियर है? तो यह तो होगा नहीं कि भाई जब बच्चे पढ़ रहे हों और टीचर पढ़ा रहा हो, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस हो रहा हो, तो क्लास में बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस होना चाहिए। ठीक है, ये भी नहीं होगा। पहला और दूसरा हम पहले ही गलत कर चुके हैं। तीसरा देखिए सबसे सुटेबल है। क्यों सुटेबल है? क्योंकि कह रहा है कि मीनिंगफुल क्वेश्चंस आस्क्ड बाय स्टूडेंट। देखिए, जब तक बच्चे पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, पार्टिसिपेट भी क्लास में कैसे करेंगे? एक्टिवली। कैसे? एक्टिवली पार्टिसिपेट जब तक बच्चे नहीं करेंगे, बच्चों के अंदर जो डाउट्स है, बच्चे के जो डाउट्स को टीचर क्लियर नहीं करेंगे, तब तक वह क्लास जो है डेमोक्रेटिक क्लास नहीं कहलाएगा। ठीक है ना? तो जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है वो क्या है? मीनिंगफुल क्वेश्चन, है ना। एक मीनिंगफुल क्वेश्चन जो है, अर्थपूर्ण प्रश्न जो है, यह बच्चों की ओर से जरूर पूछे जाने चाहिए। इस प्रकार का जो सेशन है, इस प्रकार की जो एक्टिविटीज है, ये गुड टीचिंग में आएगी, है ना। समझ में आ गया? तो सी इज द राइट आंसर। चलिए, चूंकि 40 प्रश्न है तो इसको फटाफट जल्दी से करेंगे, समझते भी जाएंगे और करते भी जाएंगे। Which process of communication is the best for controlling noise in a classroom? है ना। तो देखिए, saying don't talk यह भी गलत है ना। आप कहेंगे भाई बात ना करो। Raising one's voice above student's voice, मतलब आप स्टूडेंट के भी आवाज़ से ज़्यादा तेज बोलेंगे, ये भी नहीं है। Remaining calm and just looking at student, जी हाँ, यह एक कह सकते हैं तटस्थ तरीका है, जो सी ऑप्शन है। और कंटिन्यू टीचिंग विदाउट केयरिंग फॉर नॉइजी क्लास, यह भी गलत है ना, कि क्लास में कुछ भी हो रहा है, आपको कोई लेना देना नहीं है।
है ना, आप उसको मतलब उसका केयर नहीं करेंगे। तो तीनों ऑप्शंस देखिए, आप आराम से इस तीनों ऑप्शंस को निकाल सकते हैं। जो सबसे सुटेबल आंसर है हमारा सी है कि आप बेसिकली जो है क्या करेंगे, है ना, कूल एंड काम रहेंगे और आप बच्चों की ओर देखेंगे। आपका बच्चों की तरफ देखना ही बच्चों का इशारा होगा कि क्लास में शांति बनाए रखो, है ना, उसको इसी प्रकार से कंट्रोल किया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात इसकी भी कंट्रोलिंग पॉइंट के लिए जो सबसे मेन चीज होता है ना, वो बेसिकली आप अगर एक अच्छे टीचर हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या कीजिए कि स्टूडेंट्स को है ना पार्टिसिपेशन में, है ना, पार्टिसिपेशन में आप ज़्यादा से ज़्यादा उसको इन्वॉल्व करो। यानी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, आपको इन्वॉल्व करना है ना। जितना ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट बच्चों की होगी उतना अधिक बच्चे कंसंट्रेट करेंगे और उतना ही अधिक बच्चे क्लासरूम में कंट्रोल में रहेंगे। ठीक है, तो इसका जो सबसे सटीक आंसर क्या है, सी इज द राइट आंसर, ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, अ टीचर इन ऑर्डर टू बी सक्सेसफुल शुड, है ना। प्रश्न देखें तो पहला ऑप्शन इसका क्या है, कंसंट्रेट ऑन सिलेबस कंप्लीशन, है ना, कंसंट्रेट ऑन सिलेबस कंप्लीशन। दूसरा है, ये तो होगा नहीं कि सिर्फ आप अपने सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए ही कंसंट्रेट करें। प्रिपेयर द स्टूडेंट टू स्कोर हाई मार्क्स इन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज़, यह भी नहीं होगा। हेल्प स्टूडेंट इन अचीविंग देयर गोल्स, हाँ जी हाँ, आपका काम है हेल्प करना। मैंने आपको जो इसकी पिछली वीडियो है उसमें बताया था आपको कि अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग टीचर यहाँ पर क्या है, एक फैसिलिटेटर की भूमिका में है ना, एक सुलभकर्ता की भूमिका में है, एक फैसिलिटेटर की भूमिका में है। तो टीचर का काम है सिर्फ क्या करना, स्टूडेंट्स की हेल्प करना। टीचर क्या करेगा, स्टूडेंट्स की हेल्प करेगा। करना किसको है, करना स्टूडेंट को ही है, करना किसको है, स्टूडेंट को ही है। क्लियर है, तो हेल्प स्टूडेंट इन अचीविंग देयर गोल्स, बच्चे का जो भी लक्ष्य है उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए टीचर की यहां भूमिका है कि बच्चों की आप क्या करें, मदद करें। ठीक है, तो सी इज द राइट आंसर। सी क्या हो जाएगा हमारा, सी इज द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इफ अ स्टूडेंट इज mischievous and disturbing the class with words and action, which of the following methods would be most suitable? आपके ऑप्शन है, shout at him, आप उस पर चिल्लाओगे, and warn him to correct himself, और उसको बोलोगे कि तुम अपने आप को सुधार लो, वार्निंग दोगे। ये नहीं होगा, क्योंकि चिल्लाना, चीखना, मारना, पीटना ये सब कहीं से भी उपयुक्त नहीं है, ठीक नहीं है, है ना। एक स्टूडेंट के प्रति आपका ये रवैया टीचर होने के नाते नहीं होना चाहिए। दूसरा, इंसल्ट हिम इन द क्लास बाय पॉइंटिंग आउट हिज मिस्टेक, यह भी ठीक नहीं है। इससे बच्चा और भी ज़्यादा क्या होगा, मतलब ज़्यादा इन्फीरियर कॉम्प्लेक्स का शिकार हो जाएगा। टॉक टू द स्टूडेंट सेपरेटली टू अंडरस्टैंड हिज और हर प्रॉब्लम, जी हाँ, यह बिल्कुल सही तरीका है कि आप बच्चों को अकेले में ले जाके, है ना, क्लासरूम में भी नहीं, क्योंकि हो सकता है वह बच्चा सीनियर क्लासेस का हो, तो बच्चे आजकल बहुत सारी चीज़ें उनको बुरा लग जाए और फिर वो कल से स्कूल आना बंद कर दें या कोई और भी वजह हो। तो एक अच्छे टीचर होने के नाते आपका यह कर्तव्य है कि उस बच्चे से बात करो, और बात भी कैसे, सेपरेटली, अलग से, है ना, अलग से बुला करके बात करो और उसको समझाओ, है ना, कि उसकी समस्याओं को समझो और उसकी समस्याओं को समझ करके उसकी समस्याओं को दूर भी करना है। तो यह अप्रोच सबसे बेस्ट है, सी इज द राइट आंसर। देखो डी भी नहीं होगा, पनिश हिम बाय, देखो पनिशमेंट तो देना ही नहीं है ना, ना आपको चीखना है, ना चिल्लाना है, ना पनिशमेंट देना है। सबसे अच्छा ऑप्शन, टॉक टू द स्टूडेंट, आप बच्चों से सेपरेटली बात कीजिए टू अंडरस्टैंड हिज और हर प्रॉब्लम। और आपको एक टीचर होने के नाते आपको उसकी समस्याओं को समझना है, और समझना ही नहीं है बल्कि उसके प्रॉब्लम्स को सॉल्व भी करना है। क्लियर है, चलिए तो क्या हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, टीचर हु आर एंथुसियास्टिक इन द क्लासरूम टीचिंग, है ना। तो यहां पर पहला ऑप्शन देखते हैं, ऑफ्टन लैक प्रोफिशिएंसी इन द सब्जेक्ट which stays hidden under their enthusiasm, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। सिंपली ड्रामेटाइज टू होल्ड द स्टूडेंट्स अटेंशन, ये भी नहीं होगा।
इन्वॉल्व देयर स्टूडेंट इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। सबसे बेस्ट तरीका, मैंने आपको क्या बोला, इससे पहले भी क्वेश्चन में मैंने आपको समझाया कि यहां पर आप मान के चलें कि टीचर की भूमिका जो है ना, यहां पर टीचर की भूमिका सीमित रखनी है, अपने आप को सीमित रखिए और ज्यादा से ज्यादा, है ना, ज्यादा से ज्यादा किसको इन्वॉल्व कीजिए, स्टूडेंट को। क्योंकि क्लासरूम तभी कंट्रोल में रहेगा, क्लासरूम तभी डिसिप्लिन में रहेगा, कब रहेगा, जब स्टूडेंट एक्टिव पार्टिसिपेट करेंगे, एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे, है ना। सबसे पहली बात तो यह है। दूसरी बात है कि उनकी इन्वॉल्वमेंट, उनको इन्वॉल्व करो आप किसमें, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में, टीएलपी, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में ज्यादा से ज्यादा बच्चों को इन्वॉल्व करो। इससे क्या होगा, जब बच्चे ज्यादा से ज्यादा टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में इन्वॉल्व होंगे, बच्चे ज्यादा से ज्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे, तो वह बेसिकली अपने आप को सबसे ज्यादा व्यस्त पाएंगे, है ना। और ऐसा होने से क्या होगा, ऐसा होने से क्लासरूम की जो क्लासरूम का जो इन्वायरमेंट है वो बहुत ही पॉजिटिव रहेगा, बहुत ही डेमोक्रेटिक रहेगा। क्लियर है ना। तो सबसे अच्छा है कि आप इन्वॉल्व देयर स्टूडेंट, आप अपने बच्चों को इन्वॉल्व करें किसमें, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में, है ना, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। क्लियर है। तो यह ऑप्शन जो सी है यह आपका सटीक रूप से सही हो जाएगा। क्लियर है। चलिए, समझ पा रहे होंगे आप। हमेशा देखिए स्टूडेंट्स को ही आपको केंद्र बिंदु मान के चलना है, स्टूडेंट्स को ही केंद्र बिंदु मान के चलना है। अब अगला प्रश्न है प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शंस। प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शंस इज बेस्ड ऑन द थ्योरी ऑफ। अब ये प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शंस किसका है, तो आपको पता है कि भैया प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस किसका है, अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको किसका है बताइए। अब देखो एल्बर्ट बेंदुरा, है ना, बेंदुरा की थ्योरी आपने पढ़ी होगी, जीन पियाजे की थ्योरी पढ़ी होगी, बीएफ स्किनर की थ्योरी पढ़ी होगी, बीएस ब्लूम की थ्योरी पढ़ी होगी। तो अगर आपने सारी थ्योरी पढ़ी है तो आपको पता होगा कि जो प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शंस है यह किसका है, यह स्किनर का है। यह किसका है, स्किनर का है। क्लियर। जैसे कल आपको बताया था जीन पियाजे की क्या है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो इसी प्रकार आपको बेसिकली यहां पर ध्यान देना होगा। बेंजामिन ब्लूम्स की थ्योरी भी आपने पढ़ी होगी, एल्बर्ट बेंदुरा की भी थ्योरी, है ना, सामाजिक अधिगम के सिद्धांत को दिया था। तो कहने का मतलब यहां पर आपको सारे ऑप्शंस पता होने चाहिए, तो आप इजिली हर ऑप्शंस को क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग जवाब दे पाओगे। यहां चूंकि प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस की बात हुई है तो प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस इज बेस्ड ऑन द थ्योरी ऑफ बीएफ स्किनर। क्लियर है। तो सी इज द राइट आंसर, हमारा क्या हो जाएगा, बीएफ स्किनर। चलिए अगला नेक्स्ट। असर्शन ए में देखिए क्या दिया हुआ है, प्रिंसिपल लर्निंग इज एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ लर्निंग इन द क्लासरूम। बिल्कुल सही है। और रीजन आर में दिया हुआ है भाई, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद द नॉलेज ऑफ प्रिंसिपल्स। ठीक है। तो यहां पर अगर इस क्वेश्चंस को देखें तो यह क्वेश्चंस में अगर बात करें तो ए और आर दोनों करेक्ट है ना। ए और आर जो है दोनों, ए भी गलत नहीं है और आर भी गलत नहीं है। तो ऑप्शंस क्या है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ द टू स्टेटमेंट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। बोथ ए एंड आर करेक्ट। ठीक है, बोथ ए एंड आर करेक्ट बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, है ना। ठीक है, तो यह बिल्कुल सही है। देखो दोनों सही है, बोथ ए एंड आर करेक्ट, दोनों सही है, ए भी करेक्ट है और आर भी करेक्ट है। लेकिन बट लेकिन क्या है कि आर जो है ना, आर का जो स्टेटमेंट है यह जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन ए का नहीं करता है। आर जो है यह करेक्ट एक्सप्लेनेशन ए को नहीं करता है। तो इसलिए इसका जो आंसर होगा ए बी सी डी में, ये कौन सा हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर, ये वाला बी इज द राइट आंसर। क्लियर है। चलिए तो इसका क्या हो जाएगा, बी। दोनों सही हैं लेकिन आर जो है, आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, यानी आर का एक्सप्लेनेशन जो है करेक्ट नहीं है ए के संदर्भ में। चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ साइकोलॉजिकल क्राइसिस एसोसिएटेड विद द स्टेज ऑफ इन्फेंसी। अब देखो भाई ये पूरी तरह से एक तरह से कह सकते हैं कि यह थ्योरी बेस है। अगर आपने इस क्राइसिस को पढ़ा है तो आप इसको इजीली जवाब दे पाएंगे, क्योंकि यह एरिक एरिक्सन की थ्योरी से है। आपने अगर पढ़ा होगा तो मैं आपको बता दूं कि एरिक्सन की जो थ्योरी है ना, एक संक्षेप में एरिक्सन की मुख्यतः 6 स्टेज दिया था इन्होंने,
6 स्टेज दिया था, जिसमें पहला था इन्फेंसी, जिसमें बेसिक ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, बेसिक ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। दूसरा जो स्टेज था वो था टॉडलर का, जिसमें ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट। तीसरा जो था स्टेज वो था प्री स्कूल स्टेज का, जिसमें इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। और चौथा स्टेज इन्होंने दिया था वो था स्कूल एज का, इसमें इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियरिटी। और पांचवा जो स्टेज था वह दिया था इन्होंने एडोलेसेंस का, जिसमें आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन। और जो छठा स्टेज दिया था इन्होंने वो दिया था यंग एडल्टहुड का, जिसमें था इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, ठीक है। ये टोटल स्टेज थे, क्लियर है। अब यहां पूछा है, देखो सिंपल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ साइकोलॉजिकल क्राइसिस एसोसिएटेड विद द स्टेज ऑफ इन्फेंसी। अब इन्फेंसी का पूछा है, आप पूछने का कुछ भी पूछ सकता है, यहाँ पे इन्फेंसी का पूछ सकता है, टोडलर का पूछ सकता है, प्री स्कूल स्टेज का पूछ सकता है, स्कूल एज का पूछ सकता है, एडोलसेंस का पूछ सकता है, या यंग एडल्टहुड का पूछ सकता है। लेकिन आपसे चूंकि यहां पूछा है इन्फेंसी का, तो इन्फेंसी का क्या हो जाएगा, बेसिक ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। आप देख लीजिए इसमें कहा है आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन, ये नहीं होगा। ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, देखिए ये आपका जवाब हो गया, है ना। ऑटोनॉमी वर्सेस सेम एंड डाउट, ये भी नहीं होगा। इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, ये भी नहीं होगा। अब देखो यहां पर यह प्रश्न का सिंपल सा है कि आपको एरिक्सन की जो ये 6 स्टेजेज हैं, जो मेनली जो 6 स्टेजेज हैं, ये आपको कम से कम पता होना चाहिए, तब ऐसे प्रश्नों का जवाब जल्दी दे पाएंगे। अब सपोज करो ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, ये इन्फेंसी का हो गया, क्योंकि देखो इन्फेंसी में क्या है, बेसिक ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, तो हमारा जवाब क्या हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। अब देखो यहाँ पे आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन है, तो ये किसका होगा, आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन। तो आप देखो ये एडोलेसेंस किस स्टेज का होगा, एडोलेसेंस स्टेज का होगा। अगर ये पूछता ऑटोनॉमी वर्सेस सेम एंड डाउट, तो किसका होगा, ऑटोनॉमी वर्सेस सेम एंड डाउट, ये टॉडलर स्टेज का होगा, यस नो। ये पूछता इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट का, तो इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट कहाँ है, आप देखो यहाँ पे है ना, ये प्री स्कूल स्टेज का है, प्री स्कूल स्टेज का। तो कहने का मतलब है कि इस तरह के प्रश्नों को अगर आप इस तरह से डेप्थ से पढ़ते हैं तो कुछ भी पूछेगा आप इसका जवाब आसानी से दे पाएंगे। और कोई ज़रूरी तो नहीं जो अगला प्रश्न जो अभी पेपर आपके होने वाले हैं उसमें आपका सेम क्वेश्चन रिपीट होगा, हो सकता है वह ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट से दे करके यहाँ आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन दे दे, या ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट दे दे, या इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट दे दे। तो इसलिए ये आपको मैंने आपको ये चार्ट ही पूरा बता दिया। चलिए नेक्स्ट, कंस्ट्रक्टिविस्ट पर्सपेक्टिव्स रेफर्स टू लर्निंग एज, ठीक है। देखो अब यहां पर कंस्ट्रक्टिविस्ट जैसे ही आ जाए, आप समझ लो 2-4 चीजें कि जैसे ही कंस्ट्रक्ट आ जाए, जो शब्द है क्या है, कंस्ट्रक्ट, कंस्ट्रक्ट का मतलब होता है कि जो बच्चे हैं वह अपने ज्ञान का निर्माता स्वयं बने, वह अपने अनुभवों से सीखें, वह इन्वायरमेंट को एक्सप्लोर करके सीखें और स्वयं के अनुभव से सीखें, है ना, इंटरप्रेट करके सीखें, अपने नॉलेज को खुद इंटरप्रेट करें, अपने नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करें, कैसे, फ्रॉम एक्सपीरियंस, अपने अनुभवों से, ठीक है। तो देखो ऑप्शन, इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन चाइल्ड्स मेमोरी, नहीं, रेक्टिफिकेशन नहीं करना है, रोट लर्निंग नहीं करना है, डेवलपमेंटल एबिलिटी, ये भी नहीं होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग अ बिहेवियर, यह भी नहीं होगा। देखो इंटरप्रिटेशन कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम एक्सपीरियंस, जी हाँ, यह सिंपल सा है, जब
कंस्ट्रक्ट करेगा ना नॉलेज, कंस्ट्रक्ट नॉलेज की जब बात होगी, जब नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करेगा तो बेसिकली यहां पर एक ही है भाई कि लर्निंग बाय डूइंग, है ना, L/D यानी लर्निंग बाय डूइंग, बच्चा खुद करके सीखेगा, ठीक है, लर्निंग बाय डूइंग। लर्निंग बाय L/E का मतलब हुआ लर्निंग बाय एक्सपीरियंस, बच्चा सीखेगा, अधिगम करेगा, कैसे, बाय एक्सपीरियंस, खुद के अनुभव से सीखेगा, है ना, खुद के अनुभव सीखेगा। और नॉलेज जो कंस्ट्रक्ट करेगा K से हो गया यहां नॉलेज, K फॉर नॉलेज, नॉलेज बाय, है ना, नॉलेज कंस्ट्रक्ट बाय क्या, यहां पे हिमसेल्फ और हरसेल्फ, है ना, खुद से, स्वयं से, नॉलेज बाय ऑब्लिक, ठीक है। यानी यहां बच्चा सिंपल सा बात है कि नॉलेज को खुद कंस्ट्रक्ट देयर ऑन नॉलेज, यानी बच्चा अपने ज्ञान का निर्माता यहां स्वयं बनेगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, इन द ब्लूप्रिंट ऑफ एन अचीवमेंट टेस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट इज नॉट क्लियरली विजिबल, है ना, विच इज नॉट द क्लियरली विजिबल, कंटेंट ऑफ आइटम्स, ऑब्जेक्टिव ऑफ आइटम्स, और क्या है, और डिफिकल्टी लेवल ऑफ आइटम्स, और फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस। तो यहां पर बेसिकली जो इन द ब्लूप्रिंट ऑफ एन अचीवमेंट टेस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट इज नॉट क्लियरली विजिबल, तो ये कंटेंट ऑफ आइटम्स होगा नहीं, है ना, क्योंकि ये क्लियरली विजिबल होता है, ऑब्जेक्टिव ऑफ आइटम्स भी क्लियरली विजिबल होता है, क्योंकि यहां पूछा है नॉट के संदर्भ में, है ना। फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस, ये भी पॉजिटिव सेंस में तो सही है, लेकिन नेगेटिव एस्पेक्ट में, नेगेटिव सेंस में इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, डिफिकल्टी लेवल ऑफ आइटम्स, यानी सी इज द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चूज द करेक्ट सीक्वेंस इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग, है ना, इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग। तो सबसे पहले देखो, एक भी पकड़ लोगे तो इसमें सही हो जाएगा। सबसे पहले क्या होना चाहिए भाई, सेटिंग गोल्स। भाई कोई भी चीज, कोई भी इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग करते हैं तो सबसे पहले आपके जो एम्बिशंस, आपके गोल हैं, उसकी सेटिंग होनी जरूरी है। तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले होता है सेटिंग गोल्स, ठीक है, सबसे पहला, है ना, एक क्रम से अगर हम चलें तो। दूसरा किसका होगा, सिचुएशनल एनालिसिस का, यानी यहां पर जो दूसरा होगा वो क्या होगा, इसके अकॉर्डिंग ए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है, फिर होगा ऑर्गेनाइजिंग मटेरियल एंड ह्यूमन रिसोर्सेस, यानी बी। अब देखो यहां पर बहुत क्रम में बढ़ने की जरूरत नहीं है, हमने यहां देखा सी, सबसे पहला क्या होगा हमारा सेटिंग गोल्स। अब इसमें देखो कि सी वाला ऑप्शन किस में है, देखो ए में तो नहीं है तो इसको क्रॉस कर दो, इसको कट कर दो। इसमें भी नहीं है पहला नंबर पे सी, यहां भी कट कर दिया, इसमें भी नहीं है, इधर भी कट कर दिया, इसमें है। तो अब चेक करने की जरूरत नहीं है, आप सब कुछ चेक करेंगे तो टाइम टेकिंग है, इसलिए यहां जब सी है, हमने देखा सी, चलो एक और स्टेज मिला लेते हैं ए। अब यहां हम देख रहे हैं ये सफिशिएंट है, आप आराम से इसको टिक कर सकते हो। यानी ये जो सीक्वेंस होगा, पहला हो जाएगा सी, फिर हो जाएगा ए, फिर हो जाएगा बी, फिर हो जाएगा ई एंड देन डी, इस सीक्वेंस में आपका आएगा, ठीक है। तो हमारा जो जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए इस क्रम से रहेगा। अगला, वीकली एंड मंथली टेस्ट कंडक्टेड बाय द टीचर्स आर एन एग्जांपल ऑफ। अब देखो भाई, यह भी कंसेप्ट कई बार ये क्वेश्चंस पूछा जाता है, इसको भी आप क्लियर कर लें तो ज्यादा बेटर है। यहां पर आपको मैं बताऊं तो आपने यहां पर तीन चीजें सीखनी है। एक तो ये बार-बार क्वेश्चंस पिछले सेट में भी आया था और यहां भी आया था। यहां पे तीन चीजें हैं, एक तो है असेसमेंट, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, दूसरा है असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग, और असेसमेंट एज लर्निंग, असेसमेंट एज लर्निंग, और एक होता है असेसमेंट इन लर्निंग, असेसमेंट इन लर्निंग। तो आपसे जब भी पूछा जाएगा तो इसी चार संदर्भ में पूछा जाएगा। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप जो ऊपर के 1 2 3 हैं, यहां से बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं,
ठीक है, तो समझेंगे असेसमेंट ऑफ लर्निंग क्या होता है, फॉर लर्निंग क्या होता है, एज लर्निंग क्या होता है और इन लर्निंग क्या होता है। ठीक है, एक तो ये आप जान लीजिए कि यह 3 से प्रश्न हर बार पूछा जाता है, तो इसको आप समझ लेंगे जरूर। देखिए चलिए अब देखते हैं इसको एक एक करके। यहां पर असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग है ना, ऑफ असेसमेंट ऑफ लर्निंग। जहां पर ऑफ की बात है आप समझ जाइए कि यह कहा जा रहा है किसके बारे में, ऐसे के बारे में, ऐसे यानी सबमेटिव असेसमेंट के बारे में कहा जा रहा है। ठीक है, सबमेटिव असेसमेंट के बारे में कहा जा रहा है। और सबमेटिव असेसमेंट जब भी होगा तो जजिंग की बात होगी, यानी जज की बात होगी, है ना, जब हम जज करते हैं। यानी जब भी असेसमेंट ऑफ लर्निंग रहे तो आप समझ जाइए कि यह किसकी बात कर रहा है, ईयरली एग्जाम की बात कर रहा है ना, जो एंड टर्म है ना, एंड टर्म एग्जाम की बात कर रहा है। एंड टर्म एग्जामिनेशन के बाद जो पेपर होता है और पेपर के बाद जो रिजल्ट होता है और उस रिजल्ट के आधार पे जब हम बच्चों को जज करते हैं तो उसको कहते हैं असेसमेंट ऑफ लर्निंग कहते हैं। क्या कहते हैं, असेसमेंट ऑफ लर्निंग कहते हैं, है ना। तो यह किस में होता है, सबमेटिव असेसमेंट में होता है। तो एक तरह से ऐसे भी याद रखिएगा, सबमेटिव असेसमेंट इज रिलेटेड टू असेसमेंट ऑफ लर्निंग। और सबमेटिव असेसमेंट में है ना क्या होता है, हम जजिंग का काम करते हैं, है ना, परफॉर्मेंस को जज करने का, है ना, मूल्यांकन को जज करते हैं। और ये होता कब है, तो ईयरली एग्जाम, है ना, ये एंड टर्म एग्जामिनेशन की जब भी बात होगी तो ईयरली एग्जाम हो या एंड टर्म एग्जामिनेशन की बात होगी, इस प्रकार के असेसमेंट को ही असेसमेंट ऑफ लर्निंग कहा जाता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। चलिए दूसरा देख लेते हैं, असेसमेंट फॉर लर्निंग, है ना, असेसमेंट फॉर लर्निंग। असेसमेंट फॉर लर्निंग। अब यहाँ पे फॉर लर्निंग ये भी बहुत बार पूछा गया है। अब यहाँ पे देखिए इस तरह के क्वेश्चंस आप पिछले बार भी हमने 40 प्रश्नों को किया था, उसमें भी एक प्रश्न आया था इससे, और इस बार भी रिपीट हुआ है। तो इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब समझिएगा जहाँ पर फॉर आ जाए तो आप एक थोड़ा सा यहाँ पर कंसंट्रेट कीजिएगा। जहाँ पे फॉर देखें ना तो आप इसको फॉर से ना फॉर्मेटिव, एक ट्रिक है याद करने का, फॉर से क्या करते हैं, फॉर्मेटिव असेसमेंट। तो आप कंफ्यूजन में नहीं रहिएगा, फॉर से कनेक्ट कर दें फॉर्मेटिव असेसमेंट को, है ना, फॉर्मेटिव यानी एफए, यानी वहां पे क्या था, एस ए इज रिलेटेड टू सबमेटिव असेसमेंट, इज रिलेटेड टू क्या, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, है ना, असेसमेंट ऑफ लर्निंग। और यहां पर असेसमेंट फॉर लर्निंग का रिलेशन किससे निकल गया, एफए से, फॉर्मेटिव असेसमेंट से। ठीक है, दो बात तो क्लियर हो गया। और फॉर्मेटिव असेसमेंट में और क्या जानेंगे, तो फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है क्या, ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। ठीक है, इसमें हम जब टीचिंग लर्निंग प्रोसेस हो रहा होता है तो हम बच्चों को मॉनिटर कर सकते हैं, बच्चों को ऑब्जर्व कर सकते हैं, है ना, बच्चों को ऑब्जर्व कर सकते हैं, बच्चों का फीडबैक ले सकते हैं, है ना, बच्चों का फीडबैक, और रीप्लानिंग भी कर सकते हैं, रीप्लान कर सकते हैं, रीटीच कर सकते हैं। यानी यहां पर अगर हम कहें तो इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है। लेकिन क्या इंप्रूवमेंट की गुंजाइश इसमें है, सबमेटिव असेसमेंट में नहीं, क्योंकि यहां पर तो हम जज कर लिए। यहां पे इन टर्म एग्जाम की जब हम बात की, जब हमने इन टर्म एग्जाम की बात यहां पे किया है, जब हमने यहां पर फाइनल एग्जाम की बात की है, ईयरली एग्जाम की बात की है, तो यहां तो हमने सिंपल ये देख लिया कि भाई एंड टर्म में है ना, पूरे साल के अंत में एक पेपर होता है, एक एग्जाम होता है, उस एग्जाम में जो बच्चे का परफॉर्मेंस है वो हमारे सामने है। अब उस परफॉर्मेंस के आधार पर हमने बच्चों को क्या कर लिया, जज कर लिया, है ना, क्लियर है। बट यहां पे ये नहीं है, यहां पर फॉर में, फॉर्मेटिव असेसमेंट में ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, यहां गुंजाइश है, हम यहां बच्चों को मॉनिटर कर रहे हैं, बच्चों को ऑब्जर्व कर रहे हैं, बच्चों से फीडबैक ले रहे हैं, और हम अपने प्लान के ऊपर रीप्लान भी कर सकते हैं और रीटीच भी कर सकते हैं। यानी यहां पूरी संभावना है बच्चों के अंदर इंप्रूवमेंट की। किसमें, असेसमेंट फॉर लर्निंग में। ठीक है, अब देखो यहां पे कह रहा है कि वीकली एंड मंथली टेस्ट कंडक्टेड बाय द टीचर्स आर एग्जाम्पल ऑफ। अब इस तरह के जो प्रश्न हैं कितने आसान हैं, अब इसका जवाब आप खुद दे दीजिए कौन सा होगा।
क्योंकि एंड टर्म की बात नहीं किया इसने, और ना ही बात इन्होंने ईयरली एग्जाम की है, क्योंकि यहां पे वीकली टेस्ट है। तो वीकली टेस्ट किसका पार्ट होगा? फॉर्मेटिव असेसमेंट का पार्ट होगा, और फॉर्मेटिव असेसमेंट किसका पार्ट होगा? असेसमेंट फॉर लर्निंग का होगा। इसलिए हमारा जवाब क्या हो जाएगा? सी इज द राइट आंसर, असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग। ठीक है, तो इस तरह से इस कॉन्सेप्ट को आपको समझना है। हमारा आंसर तो यहां निकल गया, लेकिन एक छोटा कॉन्सेप्ट अभी भी रह रहा है, उसको देख लेते हैं लास्ट में। एक था क्या? असेसमेंट एज लर्निंग। अब असेसमेंट एज लर्निंग का मतलब होता है सेल्फ असेसमेंट, याद रखिएगा, सेल्फ असेसमेंट, यानी जब बच्चे स्वयं का मूल्यांकन करें, स्वयं का मूल्यांकन करें, तो इस प्रकार का मूल्यांकन जो होता है उसको असेसमेंट एज लर्निंग कहते हैं। यानी बच्चे यहां तो खुद का मूल्यांकन स्वयं करेगा या बच्चे के पीयर ग्रुप करेंगे, है ना, पीयर ग्रुप करेंगे। क्लियर है? ठीक है, समझ गया? असेसमेंट एज लर्निंग मतलब सेल्फ असेसमेंट, स्वयं का मूल्यांकन। यहां बच्चा स्वयं अपना मूल्यांकन करेगा या बच्चे के पीयर ग्रुप उसका मूल्यांकन करेंगे। एक और है असेसमेंट इन लर्निंग। हालांकि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप समझ लें कि अधिगम के दरमियान जो आकलन होता है, आपने देखा होगा कि बहुत सारे टेक्स्ट बुक आप जब पढ़ते हो तो उस टेक्स्ट बुक में एक कंसेप्ट दिया रहता है। उस कंसेप्ट को पढ़ने के बाद एक बॉक्सेस में क्वेश्चंस होते हैं, है ना, बॉक्सेस में क्वेश्चंस होते हैं उसी कंसेप्ट के आधार पे, और पढ़ने के दरमियान उस क्वेश्चंस को बोला जाता है सॉल्व करने के लिए, है ना। और जब उस क्वेश्चंस को आप सॉल्व करते हैं तो अधिगम के दरमियान, है ना, सीखने के दरमियान आप क्या कर रहे हैं? अपना स्वयं का असेसमेंट भी कर रहे हैं। तो इस प्रक्रिया को कहते हैं असेसमेंट इन लर्निंग। ठीक है, इससे बाहर नहीं पूछेगा, ज्यादा से ज्यादा घुमा फिरा के यहीं से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज क्लियर हो गया होगा आपका असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट एज लर्निंग और असेसमेंट इन लर्निंग। ठीक है, और इसका जवाब हो जाएगा ये वीकली एंड मंथली टेस्ट का क्या? असेसमेंट फॉर लर्निंग, यानी फॉर्मेटिव असेसमेंट का बात है। नेक्स्ट, आई होप सो कि आपको समझ में आ रहा होगा। और अगर आपको यह सेशन बेहतरीन लग रहा है, यह सेशन आपको बहुत ही ज़्यादा आप बेसिकली पसंद कर पा रहे हैं, इस सेशन से आपको बेनिफिट मिल रहा है, आपके नॉलेज में कुछ इजाफा मिल रहा है, तो इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ या ऐसे लोग जो इनकी तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर करें, और हमारे चैनल्स को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो है, अगला प्रश्न है डैश purposefully draws together skills, attitudes and values from within or across subject area to develop a more powerful understanding of key ideas, components are connected in meaningful ways. Here is the curriculum approach refers is to। अब कई बार इतने बड़े क्वेश्चंस दे देते हैं कि पढ़ते पढ़ते ही टाइम चला जाता है ना। तो यहां पर यह बात किसकी कर रहा है? यह बात कर रहा है इंटीग्रेटेड अप्रोच की। यहां किसकी बात हो रही है? इंटीग्रेटेड अप्रोच की। स्पाइरल अप्रोच नहीं होगा, कॉन्सेंट्रिक अप्रोच नहीं होगा, और इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच भी नहीं होगा। यानी यह अप्रोच कैसा होगा? ये इंटीग्रेट करने की बात कर रहा है। तो इंटीग्रेट अप्रोच की बात कर रहा है, यानी बहुत सारे आइडियाज को, बहुत सारी चीजों को मिक्सअप करने की बात कर रहा है, इंटीग्रेट करने की बात कर रहा है, जोड़ने की बात कर रहा है। इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इज द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर। वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड, देखो नॉट को ध्यान रखना, नॉट कंसिडर्ड एज द क्वालिटी ऑफ अ गुड टेस्ट आइडेंटिटी। अब देखो भाई, रिलायबिलिटी तो एक गुड टेस्ट की निशानी है, नॉट के संदर्भ में पूछा इसलिए ये तो होगा नहीं। रिप्लेसिबिलिटी, हाँ, नॉट के संदर्भ में यह जवाब सही हो सकता है। यूजेबिलिटी यह भी नहीं होगा, ऑब्जेक्टिविटी यह भी नहीं होगा। देखो पॉजिटिव सेंस में तो ये तीनों सही हैं, लेकिन नेगेटिव सेंस में पूछा है तो नेगेटिव सेंस में बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर। फॉर एन एफिशिएंट एंड ड्यूरेबल लर्निंग द लर्नर शुड हैव, है ना, द लर्नर शुड हैव एबिलिटी टू लर्न, opportunity of learn, ability to understand, motivation and ability to retention। तो यहां पर देखिए, यहां पर एक बात समझना होगा कि एबिलिटी टू लर्न तो होगा नहीं, अपॉर्चुनिटी ऑफ लर्न भी नहीं होगा, एबिलिटी टू अंडरस्टैंड भी नहीं होगा, मोटिवेशन एंड एबिलिटी टू
रिटेंशन ही इसका सही जवाब होगा, क्योंकि यहाँ पे बात की जा रही है किसकी, एफिशिएंट एंड ड्यूरेबल लर्निंग की। और ड्यूरेबल लर्निंग तभी रहती है, एफिशिएंसी तभी बरकरार रहती है जब आप इंट्रिंसिक मोटिवेटेड रहते हो, है ना। एक बोलते हैं ना भाई आंतरिक अभिप्रेरणा, है ना, आंतरिक अभिप्रेरणा। दो तरह के मोटिवेशन होते हैं, एक होता है इंट्रिंसिक, एक होता है एक्सट्रिंसिक, है ना। तो जब भी आप बाह्य प्रेरित होते हो तो उसकी ड्यूरेबिलिटी जो है वह बहुत आगे तक नहीं चलती है, या एफिशिएंसी लेवल जो है बहुत अधिक तक नहीं चलती है। लेकिन जैसे आप आंतरिक अभिप्रेरणा आपके अंदर है तो आप मोटिवेशन एंड एबिलिटी फॉर रिटेंशन, यह इसका सही जवाब हो जाएगा, है ना। यानी जब हम अंदर से अभिप्रेरित होते हैं तो हमारी ड्यूरेबिलिटी भी सीखने को बनी रहती है और हमारी एफिशिएंसी भी बनी रहती है। डी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 57, एज अ प्रिंसिपल विच ऑफ द फॉलोइंग टीचर्स विल यू अप्रिशिएट द मोस्ट। देखिए क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस का जो लेवल है। देखिए एज अ प्रिंसिपल आपको जो है विच ऑफ द फॉलोइंग टीचर्स विल यू अप्रिशिएट द मोस्ट, तो पहला ऑप्शन इसका है द वन हु टेक्स वंस क्लासेस एज पर शेड्यूल, प्रिपेयर्स ऑल रिपोर्ट्स, रिजल्ट एंड डॉक्यूमेंट्स इन टाइम। देखो अब इसमें सारी चीज़ें पॉजिटिव है और एक कह सकते हैं कि ए ऑप्शन हमारा सही हो सकता है, तो इसको रखेंगे पहले, बाद बाकी तीन ऑप्शन इसके नीचे के भी देख लेते हैं। द वन हु नेवर आस्क फॉर लीव थ्रू द ईयर। देखो भाई कोई भी आपको अगर ऑप्शन समझ में ना आए तो, और उस ऑप्शन में अगर क्वेश्चन पॉजिटिव दिया हुआ हो, क्वेश्चन कैसा हो, पॉजिटिव हो, और आंसर में कोई नेगेटिव टर्म दिया हो तो आप उसको आराम से क्रॉस कर सकते हैं। एक ये ट्रिक है, तरीका है। अब इसको नेवर दे दिया, नेवर एक नेगेटिव वर्ड है, क्लियर है ना, तो यहाँ पर नहीं होगा, ये क्रॉस कर दिया हमने। द वन हु ऑलवेज कम्स टू यू टू डिमांड न्यूअर डिवाइस, इक्विपमेंट एंड बुक्स फॉर टीचिंग, ये भी नहीं होगा, है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। और लास्ट है द वन हु हैज प्लीजेंट हैबिट्स एंड इज मोस्ट सोशल विथ यू एंड वंस कलीग्स, ये भी नहीं होगा। भाई स्कूल में काम करने आते हो या प्लीजेंट हैबिट्स और सोशल वर्क के लिए। यहाँ पर देखो एक्चुअली क्या है कि ऑफिस के जो आपके स्टाफ हैं, जो कलीग्स हैं, है ना, उनके साथ आपका रिलेशन कैसा है, इस चीज़ के लिए आप विद्यालय नहीं आते हैं। विद्यालय आप आते हैं काम के लिए, है ना। आप अपने क्लासेस को टाइम टू टाइम लीजिए, है ना, अकॉर्डिंग टू योर शेड्यूल, और उसके बाद आप प्रिपेयर कीजिए रिपोर्ट्स, रिजल्ट को टाइम से, और डॉक्यूमेंट्स को टाइम टू टाइम आप इसको अप टू डेट कीजिए, टाइम से अपने वर्क को फिनिश कीजिए, है ना। तो सबसे जो बेस्ट ऑप्शन है वो ए ही लग रहा है, इसलिए ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन, नॉट पे ध्यान देंगे, नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रेडिंग सिस्टम इन द इंटरप्रिटेशन ऑफ स्कॉलास्टिक अचीवमेंट। स्कॉलास्टिक अचीवमेंट की बात कर रहा है ना, तो क्या हो जाएगा, बेटर कंपैरेबिलिटी अमंग द विद इन द सब्जेक्ट, नहीं ये तो बिल्कुल नहीं होगा। ग्रेटर इंटरनल कोहेरेंस इन द चॉइस ऑफ द सब्जेक्ट बाय द स्टूडेंट, ये भी नहीं होगा। इंक्रीजिंग द वैलिडिटी ऑफ द स्कॉलास्टिक अचीवमेंट टेस्ट, जी हाँ हम इंक्रीज करेंगे वैलिडिटी को, है ना, इंक्रीजिंग द वैलिडिटी और स्कॉलास्टिक अचीवमेंट टेस्ट को हम यहाँ पे इंक्रीज करेंगे, यह सी इज द राइट आंसर। क्लियर है, ये भी नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं धीरे। टीचर्स आर यूजिंग टीचिंग एड्स, क्यों भाई इस्तेमाल करते हैं, टू मिनिमाइज टाइम टीचिंग, नहीं ये बहुत ही अच्छा जवाब नहीं है। फॉर मेकिंग द क्लास फन फील्ड, ये भी नहीं है। हाँ, फॉर इंक्रीजिंग स्टूडेंट्स अटेंशन, बिल्कुल बच्चों के ध्यान को और अधिक एकाग्रचित करने के लिए हम टीचिंग एड्स का इस्तेमाल करते हैं, है ना। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में टीचिंग एड्स आ जाए तो बच्चों को पढ़ने में क्या आता है, इंटरेस्ट आता है ना, रुचि। तो इसके लिए, है ना, अटेंशन के लिए हम शिक्षण सहायक सामग्री का इस्तेमाल करते हैं, तो सी इज द राइट आंसर। चलिए यह भी नहीं होगा। चौथा अगला प्रश्न, एज अ एडमिनिस्ट्रेटर अ प्रिंसिपल विल हैव वेरियस कॉम्बिनेशंस ऑफ द फॉलोइंग क्वालिटीज एक्सेप्ट वन, आइडेंटिफाई द ऑड कॉम्बिनेशन, है ना। तो यहां पर अगर हम बात करें तो एजुकेशन विजन, कंस्ट्रक्टिव एटीट्यूड, फेथ इन फेलो टीचर्स, ये नहीं हुआ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। प्लानिंग, एक्सपर्टीज इन ऑल सब्जेक्ट, कंस्ट्रक्टिव एटीट्यूड, बिल्कुल हमें यहां पर कंस्ट्रक्टिव एटीट्यूड रखने की आवश्यकता है ना। तो हमारा क्या हो जाएगा, बी इज द
राइट आंसर। क्लियर है? बी इज द राइट आंसर। चलिए, सी भी नहीं होगा और डी भी नहीं होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। द स्टूडेंट ऑफ अ क्लास एंड देयर पेरेंट्स आर नॉट एक्सेप्टिंग अ टीचर, व्हाट विल यू डू एज अ प्रिंसिपल, है ना। आप प्रिंसिपल होने के नाते क्या करेंगे? तो यहां पर पहला, टेक डिसिप्लिनरी एक्शन अगेंस्ट द स्टूडेंट्स एंड देयर, नहीं, यहां पर एक्शन वगैरह नहीं लेना है। अगेंस्ट में कभी एक्शन नहीं लेने की बात की जाए। आस्क द टीचर्स टू चेंज इज मेथोलॉजी, नहीं, ये भी नहीं होगा। डिस्कस, हाँ बिल्कुल डिस्कस करेंगे। डिस्कस द मैटर विद द स्टूडेंट, आप जो भी मैटर है वो स्टूडेंट के साथ डिस्कस करें, पेरेंट्स के साथ डिस्कस करें और टीचर के साथ डिस्कस करें, इंडिविजुअली एंड इन ग्रुप्स, या तो इंडिविजुअली या ग्रुप्स में, टू अराइव एट द रूट काउज। और आप जो एक्चुअली इसका जो मेन रीजन है, जो रूट काउज है उस समस्या का, उसको जानने की कोशिश करें, उसको सॉल्व करने की कोशिश करें, है ना। तो सी इज द राइट आंसर। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। इस तरह के प्रश्नों को बार बार पूछा जाता है ना। तो आप देख पा रहे होंगे चारों ऑप्शंस को अगर पढ़ेंगे तो सी सबसे परफेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, लर्नर सेल्फ असेसमेंट इंक्लूड्स विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन, है ना। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। यहां पर अगर देखें तो इस तरह के प्रश्नों को भी बार बार पूछा जाता है। अब यहां पे कॉम्बिनेशन दे दिया गया है, कॉम्बिनेशन के हिसाब से क्या सही होगा। तो यहां पर अगर देखें तो सेटिंग टारगेट एज अ पार्ट ऑफ एक्शन प्लानिंग, ये सही है। पीयर असेसमेंट इन अ लेसन, ये नहीं होगा। चेकिंग वंस ऑन वर्क एंड सेटिंग अ टारगेट टू इंप्रूव, हाँ ये भी सही है। और रेगुलर मार्किंग ऑफ होमवर्क, नहीं, ये कुछ हद तक ठीक है लेकिन पूरी तरह से इसको सही नहीं कर सकते, है ना। अब बेसिकली देखिए यहां पर जो मेन सही है वो क्या है, एक तो हमारा सी हो गया, एक ए हो गया, यानी ए एंड सी इज करेक्ट। तो ए एंड सी किसमें, ए एंड डी आर करेक्ट, ये नहीं होगा। ए एंड सी आर करेक्ट, हाँ ये सही होगा। ए एंड सी आर करेक्ट, ए बी आर सी आर, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। यानी हमारे जो ऑप्शंस आ गया वो बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर चलें। समय बहुत ज़्यादा लग रहा है क्योंकि क्वेश्चंस की संख्या ज़्यादा है और ज़्यादा डेप्थ में जाएंगे तो फिर ये क्वेश्चंस रह जाएंगे और वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, फिर दिक्कत आती। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग्स टू द लर्निंग, है ना, पैराडिग्म्स। अब यहां पर बेसिकली देखो बहुत ही आसान है, इसका मतलब यहां पर हो जाता है आदर्शवाद या आदर्शवादी से संबंधित है ना। यहां पर इसको कह सकते हैं, है ना, पैराडाइम है। पैराडाइम्स का मतलब होता है आदर्श या प्रतिमान, है ना, आदर्श या प्रतिमान। यहां लिख देता हूं आदर्श या प्रतिमान। अब ये आदर्श या प्रतिमान है तो यहीं से इसका ऑप्शन निकल जाएगा। देखो सोशली कंस्ट्रक्ट्स, ये इससे कोरिलेट कर रहा है। दूसरा बिहेवियरिज्म, व्यवहारवाद भी इससे कनेक्ट कर रहा है। ह्यूमनिज्म, मानववाद भी इससे कनेक्ट कर रहा है। ये कह रहा है कि डज नॉट बिलोंग, डज नॉट क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चरलिज्म, क्योंकि यह बात करता है किसकी, संरचनावाद की। किसकी बात करता है, संरचनावाद की। तो यहाँ पे बात तो की गई किसकी, आइडियोलॉजी की। तो सोशल कंस्ट्रक्शन में आइडियोलॉजी होनी चाहिए, बिहेवियरिज्म में आइडियोलॉजी होनी चाहिए, ह्यूमनिज्म में आइडियोलॉजी होना चाहिए। नहीं किसमें है, तो यह वाला ऑप्शन इसमें नहीं होगा, संरचनावाद। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो हमारा जवाब हो जाएगा इज द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर। इन 2009 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंप्लीमेंटेड द राइट ऑफ चिल्ड्रेन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन विथ एन ऑब्जेक्टिव ऑफ, किस ऑब्जेक्टिव के साथ आया था, फुलफिलिंग कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन, हाँ बिल्कुल भाई, एक फुलफिलिंग हो रहा था जो कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट था। डेवलपिंग क्वालिटी मेन पावर इन द कंट्री, देखो बी भी सही है, बी भी आंशिक रूप से सही है। मेरे हिसाब से इसका जवाब है ए एंड बी दोनों होना चाहिए, ए एंड बी दोनों होना चाहिए। लेकिन अगर ए एंड बी में भी अगर दोनों में से एक चुनना होगा हमें, तो ए की संभावना यहां पर ज्यादा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। ठीक है, चलिए अगला, चूज द बेस्ट सीक्वेंस दैट इंश्योर्स एजुकेशनल राइट्स ऑफ द चाइल्ड सेकेंडरी स्कूल लेवल, है ना। अब यह प्रश्न जो है इसमें देखिए पहला ऑप्शन है मेकिंग लीगल प्रोविजन, दूसरा स्ट्रॉन्ग मॉनिटरिंग सिस्टम टू चेक चाइल्ड राइट वायलेशन, फिर है कंडक्टिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम्स फॉर टीचर्स एंड प्रिंसिपल्स ऑन चाइल्ड राइट्स, फिर होल्डिंग सेमिनार्स कॉन्फ्रेंसेस एंड वर्कशॉप ऑन दिस इशू। तो अगर हम बात करें इसको सीक्वेंस की, तो पहला ए आ जाएगा, मेकिंग लीगल प्रोविजन, है ना। पहले आप लीगल प्रोविजन की बात करेंगे तभी आप काम कर सकते हैं, है ना। पहला ए आ जाएगा।
उसका होल्डिंग सेमिनार, आप सेमिनार, कॉन्फ्रेंस, वर्कशॉप किसी भी इशू पे आपको पहले करना है तभी हो पाएगा। तो एडी आ गया यहाँ पे एडी। अब यहाँ पर देखो आगे तक जाने की जरूरत नहीं है, आप देखो यहाँ सीक्वेंस में कहाँ पर है, डीसी ये नहीं होगा, डीसी नहीं होगा, एसीडी, अब देखो ए तो है लेकिन यहाँ पे डी है, यहाँ सी है, ये भी नहीं होगा। एडी देखो एडी यहाँ दो मिल गया, दो भी मिल गया तो आपका काम हो गया। एडी सी एंड बी, ए डी सी एंड बी, ये सीक्वेंस होगा, है ना, 1 2 3 और 4। तो हमारा जवाब क्या हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर। डी का सीक्वेंस सेम है। अगला प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग स्कूल प्रिंसिपल विल emerge as good educational leader, है ना, educational leader, the very social person with pleasing habits, नहीं ये नहीं, an experienced teacher having a degree in leadership from to a foreign university, इससे कोई लेना देना नहीं है कि आपने एक लीडरशिप की डिग्री फॉरेन से यूनिवर्सिटी से करके आ गए हैं, तो यह भी बहुत हद तक सही नहीं है। थ्रू आउट टॉपर्स एंड मेरिटियस, ये भी नहीं होगा। अ टीचर हुज क्लास रिजल्ट आर एक्सीलेंट, बहुत बेहतरीन, यहाँ मतलब इससे है ना, एक ऐसा शिक्षक जिसके क्लास का रिजल्ट हमेशा एक्सीलेंट होता है। इज अ हार्ड टास्क मास्टर एंड येट पॉपुलर अमंग स्टूडेंट एंड टीचर, बिल्कुल एक बच्चों के बीच में पॉपुलर टीचर, स्टूडेंट्स के बीच में पॉपुलर टीचर वही है जो लगातार अपने बच्चों के साथ बना रहता है। बने रहने का संबंध यहाँ पर है जिसका रिजल्ट हमेशा एक्सीलेंट रहता है। अब रिजल्ट एक्सीलेंट कैसे रहेगा, रिजल्ट एक्सीलेंट कैसे रहेगा, जब वो बच्चों को ठीक प्रकार से पढ़ाएगा, है ना, उसकी जो कनेक्टिविटी है, जो कनेक्शन है टीचर की, वो स्टूडेंट्स के साथ क्या होगी, एक्टिवली पार्टिसिपेट होगा, यानी एक दूसरे के साथ एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे। और ऐसे टीचर जो हैं बेसिकली बच्चों के बीच में बहुत ज़्यादा पॉपुलर होते हैं, है ना, क्योंकि उनको ज्ञान होता है। तो भाई यहाँ जो बेसिकली नॉलेज की बात हो रही है, और नॉलेज से भी ज़्यादा बढ़ के बात हो रही है बॉन्डिंग की। एक अच्छा टीचर वही है जो अपने बच्चों के बीच में, है ना, अपने बच्चों के बीच में उनके साथ एक फैसिलिटेटर की भूमिका में रहे, एक गाइड की भूमिका में रहे, बच्चों की हमेशा उसके समस्याओं को लेकर के, उनकी पढ़ाई को लेकर के, उनके ज्ञान को लेकर के उनमें इंप्रूवमेंट करता रहे और उनकी हेल्प करता रहे। तो इसका क्या हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर। ठीक है, इसका डी हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न, गांधी जी वॉज वेरी मच अगेंस्ट द यूज ऑफ टेक्स्ट बुक्स, द बेसिक रीजन फॉर दिस कुड हैव बीन। अब क्या रीजन है इसका, क्योंकि वह गांधी जी बहुत ज़्यादा अगेंस्ट थे कि भाई बहुत ज़्यादा टेक्स्ट बुक यूज करने से ऐसा नहीं है कि बच्चों में अधिक ज्ञान की प्राप्ति होगी। तो बेसिकली देखते हैं ऑप्शंस, लर्निंग थ्रू टेक्स्ट बुक टेक्स टू मच ऑफ टाइम, है ना, द टेक्स्ट बुक एक्ट एज अ बैरियर इन द डेवलपमेंट ऑफ क्रिएटिविटी ऑफ बोथ टीचर एंड स्टूडेंट, बिल्कुल सही, बी इज द राइट आंसर। क्यों, क्योंकि सिर्फ किताबी ज्ञान होने से कुछ नहीं होगा। देखो एनसीएफ भी यही कहता है कि ज्ञान को, यानी यहां पर नॉलेज को है ना, आउटसाइड, है ना, आउटसाइड सोशल नॉलेज से कनेक्ट करना, सोशल नॉलेज से कनेक्ट करने की बात, यानी जो किताबी ज्ञान है ना, जो हम कमरा में, जो क्लासरूम में पढ़ते हैं, इस क्लासरूम नॉलेज को ना बाहरी दुनिया के ज्ञान से कनेक्ट करने की बात गांधी जी ने ज्यादा इस पर फोकस किया है ना। तो यहां पर द टेक्स्ट बुक्स एक्ट एज अ बैरियर। देखो इनका मानना था कि जो टेक्स्ट बुक है ना वो एक बाधा के समान है। किस चीज में बाधा, तो डेवलपमेंट ऑफ क्रिएटिविटी, क्योंकि किताबें पढ़ के क्रिएटिविटी नहीं आ सकती है ना, ये दोनों के लिए है, टीचर के लिए भी है और स्टूडेंट्स के लिए भी। तो क्रिएटिविटी आएगा कैसे, तो भैया क्रिएटिविटी आएगा किससे, क्रिटिकल थिंकिंग से, है ना। क्रिएटिव जो बच्चे होते हैं वह किस थिंकिंग के होते हैं, डाइवर्जेंट थिंकर होते हैं, यानी वो कैसे थिंकिंग करते हैं, डाइवर्जेंट थिंकिंग करते हैं। और डाइवर्जेंट थिंकिंग का मतलब क्या है कि अपने लर्निंग बाय डूइंग, है ना, यानी जो भी कर रहे हैं वह अपने ज्ञान का निर्माता स्वयं है। लर्निंग बाय एक्सपीरियंस, है ना, लर्निंग बाय एक्सपीरियंस, लर्निंग बाय डूइंग, यह कंसेप्ट चलता है। क्योंकि बच्चा सिर्फ किताबी ज्ञान में रहेगा तो उस चीज को एक्सप्लोर तो कर नहीं पाएगा, इन्वायरमेंट को एक्सप्लोर नहीं कर पाएगा। तो जब तक इन्वायरमेंट को बच्चा एक्सप्लोर नहीं करेगा तब तक बच्चा क्रिएटिव हो ही नहीं सकता है। तो बी जो है अकॉर्डिंग टू गांधी जी यह बिल्कुल सही जवाब होगा, है ना,
कौन सा? द टेक्स्ट बुक एक्ट एज अ बैरियर इन द डेवलपमेंट ऑफ क्रिएटिविटी ऑफ बोथ टीचर एंड स्टूडेंट। क्लियर है? सी नहीं होगा और डी भी नहीं होगा। चलिए, इसका हो गया बी इज द राइट आंसर। अगला, अ लेसन इंक्लूड्स अ प्लान ऑफ एक्टिविटी विच सपोर्ट्स अ टीचर, है ना, विच सपोर्ट्स अ टीचर टू हेल्प द स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड एंड रिमेंबर द कंटेंट। कभी भी कंटेंट को रिमेंबर रोट लर्निंग की बात नहीं सही होगी। टू प्रोवाइड प्रैक्टिस गाइडेंस एंड फीडबैक टू द स्टूडेंट, यह भी बहुत हद तक सही नहीं है। टू गाइड द स्टूडेंट्स व्हाट दे शुड अकॉम्प्लिश बाय कंप्लीटिंग द लर्निंग एक्सपीरियंस टू मेंटेन द अटेंशन ऑफ द स्टूडेंट। देखो सी या डी में ही कोई एक ऑप्शन होगा, या तो सी या डी। तो यहां पर अगर बात करें, चूंकि मैं बार बार कह रहा हूं कि सबसे ज्यादा जो ध्यान देना है वो एक्सपीरियंस पे देना है, लर्निंग एक्सपीरियंस पे। बच्चे अपने अधिगम को स्वयं के अनुभव के साथ सीखें, तो यह सबसे ज्यादा जरूरी होगा। आपको, है ना, क्या करना है? सिर्फ गाइड करना है। दो तीन शब्द मैंने आपको बताया था, गाइड, यह शब्द भी आप याद रखेंगे, गाइड, और एक आपको बताया था फैसिलिटेटर। ये दोनों शब्द जो हैं टीचर के लिए इस्तेमाल होते हैं अकॉर्डिंग टू एनसीएफ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा? सी इज द राइट आंसर। ये भी नहीं हुआ। ठीक है, इसका जवाब क्या हो जाएगा? सी। चलिए नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्रिटिकल पेडागोजी इज एसोसिएटेड विथ। अब देखो ये क्वेश्चंस अगर आपका पढ़ा हुआ है तो आप इसका जवाब दे पाएंगे, अगर पढ़ा हुआ नहीं है तो जवाब नहीं दे पाएंगे, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्नों को थोड़ा जटिल माना जाता है। क्रिटिकल पेडागोजी एसोसिएटेड विथ, तो एसोसिएटेड विथ अगर आपने पढ़ा है तो यह बेसिकली जाएगा पैवलोव फेरारी, है ना, जो बी ऑप्शन है पैवलोव फेरारी, ये इसका सही जवाब होगा। बी इज द राइट आंसर। अब पैवलोव फेरारी जो थे, पैवलोव फेरारी, यह ब्राजीलियन, है ना, यहां पे मैं लिख देता हूं, ब्राजीलियन फिलोसफर थे। ठीक है, इनके बारे में थोड़ी जान लो, क्योंकि यह बहुत अधिक आपको मिलेगा नहीं। ब्राजीलियन फिलोसफर थे कौन? पैवलोव फेरारी। और इनका जो एम था, जो उद्देश्य था, वह था क्या? लिबरेट पीपल को लेकर के, है ना। ये इन्होंने जो काम किया वह लिबरेट पीपल के ऊपर काम किया। क्लियर है? यानी he offers problem posing एजुकेशन पे इन्होंने सबसे ज्यादा काम किया। प्रॉब्लम पोजिंग एजुकेशन पे इन्होंने सबसे ज्यादा काम किया। अगर हम बात करें क्रिटिकल पेडागोजी, है ना, क्रिटिकल पेडागोजी की बात करें तो अकॉर्डिंग टू दिस मेथड एक तरह से इन्होंने डिजाइन किया, क्या? एक ऑल्टरनेटिव, है ना, एक ऑल्टरनेटिव डिजाइन किया। किसके लिए? एक ऐसा ऑल्टरनेटिव जो कि ट्रेडिशनल एजुकेशन मॉडल पे काम करता था। किस पे? ट्रेडिशनल एजुकेशन मॉडल्स के ऊपर काम करता था। क्लियर है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इसको ध्यान से देखिएगा। और इसमें एक अहम बात है कि भाई एजुकेशन, इन्होंने बोला था कि इन्होंने, पैवलोव फेरारी ने, कि एजुकेशन should not be provided through one-sided imposition by टीचर, है ना। इनका कहना था कि भाई रेसिप्रोकल टीचिंग इज द बेस्ट ऑप्शन। मतलब यहां पर ऐसा नहीं कि वन साइडेड आप पढ़ाए जा रहे हैं, इंपोजिशन वन साइडेड है, सिर्फ टीचर की तरफ से है, बच्चा रिएक्ट नहीं कर रहा, बच्चा एक्टिव नहीं क्लासरूम में, तो उसका कोई फायदा है नहीं, है ना। तो क्रिटिकल पेडागोजी का जो कंसेप्ट है ये यही लेके आए थे, है ना, कौन? पैवलोव फेरारी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी इज द राइट आंसर। आई होप सो कि आप समझ पा रहे होंगे। सेशन अगर आपको पसंद आ रहा है तो इसको अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, या फिर जो भी
वाइस प्रिंसिपल या प्रिंसिपल की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ आप शेयर कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न जो है उसको हम लेते हैं। अगला प्रश्न है, टू इम्प्लीमेंट द एनसीएफ 2005 इन इट्स ट्रू स्पिरिट व्हाट विल बी योर सिक्वेंशियल प्रायोरिटीज एज अ स्कूल प्रिंसिपल। फिर यहाँ से इसमें देखो ये क्वेश्चन थोड़े टाइम टेकिंग होते हैं लेकिन आसान भी है। अगर आपने एक या दो कड़ी जोड़ लिया तो फिर आगे आपका समय क्या हो जाएगा, बच जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पर थोड़ा सा टाइम टेकिंग है बट कोई बात नहीं, इसको देखते हैं। तो यहाँ पर अगर देखें तो ऑप्शन है रिव्यूइंग लर्निंग मटेरियल इंक्लूडिंग टेक्स्ट बुक, दूसरा है चेंजिंग द सीटिंग अरेंजमेंट ऑफ लर्नर इन द क्लास, फिर कॉलिंग अ मीटिंग ऑफ स्टाफ मेंबर्स, फिर डिसाइडिंग पेडागोजी स्ट्रेटेजी, कॉलिंग अ मीटिंग ऑफ ऑल स्टेक होल्डर्स और कॉन्स्टिट्यूटिंग एंड इम्प्लीमेंटेशंस एंड मॉनिटरिंग कमिटी। तो जो जवाब होगा उसको हम देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले तो आपको मीटिंग, स्टाफ मेंबर्स को मीटिंग के लिए कॉल करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आपकी मीटिंग नहीं होगी तब तक जो मीटिंग का पर्पस है वो क्लियर नहीं होगा। तो सी को पहले पायदान पे रखेंगे, है ना, सी को हम पहले पायदान पे रखेंगे। क्लियर है? उसके बाद कॉलिंग अ मीटिंग ऑफ ऑल स्टेक होल्डर, फिर कॉलिंग करेंगे मीटिंग के लिए ऑल स्टेक होल्डर्स को। दूसरे पर ई हो गया, ठीक है, दूसरे पे ई हो गया। उसके बाद डिसाइडिंग, फिर डिसाइड करेंगे क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, है ना, फिर डिसाइड करेंगे क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। तो CED, है ना, 3 है। उसके बाद आगे देखें तो CED के बाद कंस्टिट्यूटिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी। उसके बाद जब कुछ काम करेंगे तभी तो हम किसी उस वर्क के ऊपर कुछ मॉनिटरिंग कर सकते हैं या फिर वहां पर कुछ इम्प्लीमेंटेशन की आवश्यकता है, तो उसके बाद F आएगा। क्लियर है? अब देखो यहाँ पर इतनी सिक्वेंस काफ़ी है ना। सबसे पहले तो कॉलिंग अ मीटिंग ऑफ अ स्टाफ मेंबर्स, क्योंकि जब तक आप भाई किसी चीज़ के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, आपको एक मीटिंग करनी होगी स्टाफ मेंबर के साथ या स्टेक होल्डर्स के साथ। उसके बाद आप क्या करोगे, तभी तो आप बेसिकली उसमें कुछ मॉनिटरिंग कमेटी की गठन करोगे, इम्प्लीमेंटेशन की बात करोगे। तो CED, अब CEDF ये नहीं होगा, CEDF, देखो CEDF, अब यहाँ एक ऑप्शन ये भी दिख रहा है, CEDF ये भी दिख रहा है, ये भी दिख रहा है, तो कौन सा सही होगा इसमें? बी और सी में कंफ्यूजन है, ये भी नहीं होगा। दो ऑप्शंस में आप देखेंगे CEDF, CEDF, देखो दोनों यहां पर है। एक ऑप्शन और हमें चुनना पड़ेगा, है ना, एक ऑप्शन और हमें चुनना पड़ेगा। अब अगला क्या हो सकता है? अगला हो सकता है रिव्यूइंग लर्निंग मटेरियल्स इंक्लूडिंग टेक्स्ट बुक, है ना, यानी ये आएगा सीक्वेंस में CEDFA। अब देखो यहां पे कौन सा होगा, CEDFA, यानी बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। यहां पे क्या दे दिया, CEDFB। बी में क्या है, चेंजिंग द सिटिंग अरेंजमेंट ऑफ लर्नर्स इन द क्लास। नहीं, ये तो होगा नहीं, क्योंकि ये बाद की प्रक्रिया हो सकती है, लेकिन सबसे पहले हमें रिव्यू करना होगा लर्निंग मटेरियल्स को, है ना, इंक्लूडिंग टेक्स्ट बुक। तो हमारा जो जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बी। अब देखो इस तरह के भी क्वेश्चंस होते हैं, ये टाइम टेकिंग वाले क्वेश्चंस होते हैं, है ना, इसमें थोड़ा समय लगता है इसको अरेंज करने में। क्वेश्चन नंबर 72 में क्या कह रहा है, व्हाट इज द पर्पस बिहाइंड ऑर्गेनाइजिंग को करिकुलर एक्टिविटीज। क्लियर है? तो यहाँ पे को करिकुलर एक्टिविटीज को ऑर्गेनाइज करने के पीछे क्या उद्देश्य है, क्या पर्पस है। पहला ऑप्शन है को करिकुलर एक्टिविटीज आर पार्ट ऑफ करिकुलम ओनली, ये तो नहीं होगा भाई कि सिर्फ इसी का पार्ट हो। को करिकुलर एक्टिविटीज गिव अ चांस टू स्कूल टू गेट अ नेम एंड फेम, ये भी नहीं होगा। को करिकुलर एक्टिविटीज हेल्प्स इन ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ लर्नर्स, जी हाँ यही होगा। को करिकुलर एक्टिविटीज का क्या पर्पस है कि स्टूडेंट्स के अंदर, स्टूडेंट्स या लर्नर को, बच्चों के अंदर क्या हो, ओवरऑल डेवलपमेंट हो, है ना, ओवरऑल डेवलपमेंट हो, यानी डेवलपमेंट जो हो वो होलिस्टिक डेवलपमेंट हो, होलिस्टिक डेवलपमेंट, ओवरऑल डेवलपमेंट, यही पर्पस होता है किसका, को करिकुलर एक्टिविटीज का। तो हमारा जवाब क्या हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर, यह बिल्कुल सही है। को करिकुलर एक्टिविटीज आर पार्ट ऑफ नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन। भाई क्वेश्चंस कह रहा है उद्देश्य, इसके पीछे का उद्देश्य, है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ही तो आंसर होगा। तो हमारा सी इज द राइट आंसर। को करिकुलर एक्टिविटीज हेल्प्स इन ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ लर्नर्स, है ना, ओवरऑल डेवलपमेंट जो है यह उद्देश्य है किसका, को करिकुलर
एक्टिविटीज का। नेक्स्ट, इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग मीन्स क्रिएटिंग इंस्टीट्यूशन बेस्ड ऑन द प्लान्ड गोल्स, ये बहुत हद तक सही नहीं है। कंडक्टिंग SWT SWOT एनालिसिस वाइल प्लानिंग एंड इंस्टीट्यूशनल लेवल, ये भी नहीं। प्लानिंग एंड इंस्टीट्यूशनल लेवल ऑन द बेसिस ऑफ द फेल्ट नीड्स, जी हाँ, एंड अवेलेबल रिसोर्सेस, है ना, रिसोर्सेस के ऊपर और नीड्स के ऊपर ही बेसिकली उसी के आधार पर प्लानिंग इंस्टीट्यूशनल वर्क करता है। तो हमारा क्या हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। चलिए अगला है, डैश रेफर्स टू हायर ऑर्डर थिंकिंग विच इन्वॉल्व, अब हायर ऑर्डर थिंकिंग की बात की जा रही है ना, हायर ऑर्डर थिंकिंग की बात की जा रही है। तो हायर ऑर्डर थिंकिंग का मतलब यहां पर है क्या, मेटाकॉग्निशन, है ना, किसका, मेटाकॉग्निशन। क्योंकि देखो क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब क्या है, यहाँ पे इसको हम जोड़ सकते हैं किससे, क्रिएटिव से, है ना, क्रिएटिव थिंकिंग से। प्रॉब्लम सॉल्विंग, यह भी क्रिटिकल थिंकिंग का ही एक पार्ट है। प्रोसेस स्किल, है ना, यह भी एक तरह से स्किल का पार्ट हो गया, प्रोसेस स्किल। लेकिन जो मेटाकॉग्निशन है, ये मेटाकॉग्निशन जो है यह बेसिकली क्या है, एक हायर ऑर्डर थिंकिंग है। मेटाकॉग्निशन एक हायर ऑर्डर थिंकिंग है। यह मेटाकॉग्निशन को कहते हैं अवेयरनेस एंड कंट्रोल ऑफ, क्या कहते हैं, अवेयरनेस और कंट्रोल ऑफ थिंकिंग फॉर लर्निंग, थिंकिंग फॉर लर्निंग, ठीक है, एंड, ठीक है। यानी यहां पर मेटाकॉग्निशन का मतलब क्या है, मेटाकॉग्निशन का मतलब है अवेयरनेस एंड कंट्रोल ऑफ थिंकिंग फॉर लर्निंग, ठीक है। तो हमारा इसका जवाब क्या हो जाएगा, इसका जवाब हो जाएगा मेटाकॉग्निशन, डी इज द राइट आंसर। चलिए, अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005 द नेचर ऑफ नॉलेज इज कंसिडर्ड एज, भाई ऑब्वियस सी बात है, एनसीएफ बात तो करता है फ्लेक्सिबिलिटी की, डायनेमिक एंड रिलेटिव, है ना, डायनेमिक एंड रिलेटिव, यह इसका सही जवाब हो जाएगा, इज द राइट आंसर। परमानेंट तो कुछ नहीं होता, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, ओनली डायनेमिक ये भी गलत है, ओनली रिलेटिव ये भी गलत है। यानी इसका जो सही जवाब होगा वो क्या होगा, ए, है ना। एनसीएफ हमेशा किसकी, नेचर ऑफ नॉलेज, यानी नॉलेज कैसा होना चाहिए भाई, डायनेमिक होना चाहिए, रिलेटिव होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, है ना, और बेसिकली यहां पर इसके अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस इज द राइट आंसर, क्या, डायनेमिक एंड रिलेटिव, ठीक है। चलो अगला प्रश्न, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट विल यू ले एम्फेसाइज ऑन फॉर द बेटरमेंट ऑफ योर लर्नर्स। 76 ऑप्शंस है, इंग्लिश, मैथमेटिक्स एंड साइंस, फिर है कंप्यूटर एंड प्रोफेशनल सब्जेक्ट लाइक कॉमर्स एंड टूरिज्म, फिर है सोशल साइंस, ह्यूमैनिटीज, म्यूजिक एंड फाइन आर्ट्स, फिर ऑल सब्जेक्ट्स, नो सब्जेक्ट इज लेस इंपॉर्टेंट देन अदर। बिल्कुल सही, कोई भी एक सब्जेक्ट दूसरे सब्जेक्ट से कम महत्वपूर्ण नहीं होता, बल्कि सभी सब्जेक्ट अपने आप में इंपॉर्टेंट होते हैं, है ना। तो पहला भी गलत, यह भी गलत और यह भी गलत। ऑल सब्जेक्ट, है ना, सभी सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, ऑल सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट, ऑल सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट, है ना, और नो सब्जेक्ट इज लेस इंपॉर्टेंट देन द अदर, कोई भी एक सब्जेक्ट दूसरे सब्जेक्ट से कम महत्वपूर्ण है ऐसा कहना गलत है। इसलिए इसका जवाब क्या हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, द मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द काउंसलर इन अ सेकेंडरी स्कूल इज ट्रू। काउंसलर का काम क्या है भाई, स्टूडेंट्स के प्रॉब्लम को सॉल्व करना, सॉल्व द स्टूडेंट्स मेनी प्रॉब्लम्स, है ना। मेरे हिसाब से तो ए इज द राइट आंसर। फिर भी इसको देख लेते हैं, BCD को, गाइड द टीचर इन देयर इन सर्विस ट्रेनिंग, नहीं। प्रोवाइड टीचर्स विद द टेस्ट एंड अदर डेटा, नहीं। इन्फॉर्म पेरेंट्स अबाउट देयर वार्ड्स, नहीं, ये भी नहीं होगा। यानी सबसे सुटेबल क्या है भाई, काउंसलर जो है, जो काउंसलर हैं, जो बेसिकली उनका क्या काम है सेकेंडरी लेवल स्कूल के स्टूडेंट्स के लिए, भाई सॉल्व द स्टूडेंट्स, मतलब स्टूडेंट्स जो अलग अलग प्रकार की समस्याओं को फेस कर रहे हैं, उन समस्याओं को, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का जो काम है वह किसका है, वह काउंसलर का है, वह काउंसलर का है, ठीक है। तो इज द राइट आंसर। अगला,
द लर्नर हैज़ अ प्रॉब्लम, she/he ask the teacher what shall I do, the teacher should क्या करना चाहिए टीचर को, tell the learner the course of action to take after considering her his abilities, no ये नहीं होगा, tell the learners what he would do if he were in the same situation, यह भी नहीं होगा, पहला भी ऑप्शन नहीं होगा, दूसरा भी नहीं होगा, ask the learner questions which will develop the information needed for an intelligent decision, बिल्कुल यहां पर जितना हम लर्नर को क्वेश्चंस आस्क करने के लिए प्रमोट करेंगे, मोटिवेट करेंगे, उतना बेटर होगा। एडवाइस द लर्नर टू फॉलो लिंचिंग प्रोसीजर ही आउटलाइंस फॉर, नहीं ये भी नहीं होगा, यानी हमारी जो सबसे सटीक आंसर है वो सी इज द राइट आंसर। आस्क द लर्नर क्वेश्चंस विच विल डेवलप द इंफॉर्मेशन नीडेड फॉर एन इंटेलिजेंट डिसीजन। ठीक है, नेक्स्ट सेकेंड लास्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टीचिंग प्रोसीजर्स वुड चेंज टू बी लिस्ट एक्सेप्टेबल इन अ सेकेंडरी स्कूल, कौन सा होगा इसमें? द पैनल डिस्कशन, स्टूडेंट्स रिपोर्ट, सुपरवाइज स्टडी और इंडिविजुअल रेसिटेशन, है ना। तो यहां पर लिस्ट एक्सेप्टेबल कह रहा है, तो यह नहीं होगा इसके अकॉर्डिंग, स्टूडेंट्स रिपोर्ट यह भी नहीं होगा, सुपरवाइज स्टडी यह भी नहीं होगा, डी इज द राइट आंसर, है ना। इसका जो सटीक जवाब होगा वो क्या हो जाएगा? डी। चलिए नेक्स्ट और लास्ट प्रश्न, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ डेली लेसन प्लान इज द, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्या इसका जवाब हो जाएगा? द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ डेली लेसन प्लान इज द, भाई किसी का भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट उसके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, है ना। ऑब्जेक्टिव्स के बिना तो हम कह नहीं सकते। सब्जेक्ट मैटर कंटेंट ये नहीं, या इंपॉर्टेंट है मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा ये, क्लियर है। असाइनमेंट ये भी नहीं होगा मोस्ट इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट तो सारे ही हैं, स्टेप्स ऑफ एवोल्यूशंस इंपॉर्टेंट तो हैं, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑलवेज ऑब्जेक्टिव्स, क्या ऑब्जेक्टिव्स मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्लियर है। तो डी इज द राइट आंसर। तो यह टोटल 80 क्वेश्चंस कर लिए हमने। पार्ट 1 में 40 क्वेश्चंस हमने डिस्कस किया है। अगर जो भी टीचर्स पार्ट 1 नहीं देखे हैं वो हमारे लिंक में या हमारे चैनल पे जाके पार्ट 1 के 40 क्वेश्चंस को देख सकते हैं, और उसके बाद फिर 42 मतलब 40 क्वेश्चंस वहाँ हैं, 41 से फिर आगे यहाँ हमने कंटिन्यू किया है। पार्ट 2 में 40 प्रश्न यहाँ हैं, यानी 80 क्वेश्चंस हमने डिस्कस किया, और ये 80 प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं जो कि आपके आने वाले प्रतियोगिता परीक्षाओं में इन्हीं में से प्रश्न रहने वाले हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह सेशन बहुत ही बेहतरीन लगा होगा, और आपने हमारे साथ मिलके जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है इसमें आपने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया होगा। इसी प्रकार के अगली वीडियो में आपसे जल्द ही दोबारा मुलाकात होगी। तब तक आप जहां हैं वहां स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मिलते हैं आपसे इसी प्रकार के अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।